जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इम्तिहान पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी 10+2 के लिए दोस्तों यानी कि दोस्तों इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उसके लिए इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा जो पेड क्लास में टेस्ट चलाया जा रहा है उसको हम लोग लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको 150 है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट दोस्तों 1 से लेकर आप 6 तक टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जीके जीएस जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है टेस्ट नंबर 7 का कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, यह राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह ऑक्साइड। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ लौह ऑक्साइड है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन निम्नलिखित में से किस काम में लाया जाता है। तो एस्पिरिन दोस्तों याद रखिएगा, जो एस्पिरिन है दोस्तों यह आमतौर पर पीला हरण के रूप में काम लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है पीला हरण में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आंसू गैस की बात की जाए दोस्तों, तो आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और एल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन एक्रोलिन ये सभी दोस्तों आंसू गैस है, याद रखिएगा कौन सा, तो एल्फा क्लोरोन एसीफिटोन और एक्रोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कहता है कि पिरामिड के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंथनॉल। देखिए पिरामिड के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है वह मेंथनॉल है, याद रखिएगा। मेंथनॉल का उपयोग दोस्तों निषेचक और मुंह के छाले में ठीक करने में काम करते हैं, और बाम एवं कफ शरीफ दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि निम्नलिखित यौगिक के समूह पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों प्रोटीन, दूसरा है इंटरफेरॉन और तीसरा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो कहता है कि उपयुक्त तीनों में से यौगिक का वह वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है। तो देखिए तीनों में कह रहा है दोस्तों कि कौन सा जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है, तब प्रोटीन और इंटरफेरॉन में दोस्तों पेप्टाइड अनुबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 1 और 2। देखिए प्रोटीन और इंटरफेरॉन में याद रखिएगा पेप्टाइड अनुबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोजन अबंधन के कारण जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है, तो हाइड्रोजन अबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। क्या है कि हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्योंकि। तो क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जब खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें को ऊष्मा वाष्पन में खर्च हो जाती है और ऊष्मा से जल वाष्पित होते रहता है, अतः दोस्तों ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है, जिसके कारण पानी ठंडा ही रहता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल वाष्पित रहता है अतः ऊष्मा दोस्तों एकत्र नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल निम्नलिखित में से किस पेड़ से निकाली जाती है। तो याद देखिए दोस्तों, जो कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा है टेक्सोल, यह यू के पेड़ से निकाली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक यू। पैसिफिक यू याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन 58 कहता है कि किस तत्व के गुणों का कौन प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के गुणों का दोस्तों कौन प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों यह किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बोलता है कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन, फैलाव और परावर्तन के कारण होता है, जो कि वायुमंडल में मौजूद पानी के बूंदों से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त सभी, परावर्तन भी और अपवर्तन और प्रकाश का
परिकर्णन के कारण भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 60 कहता है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड दोस्तों यह एक प्रकार की वसा है जो कि शरीर में पाए जाने वाला यह वसा है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित रहती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि जब एक व्यक्ति को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु दोस्तों द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा कि जब एक व्यक्ति को चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार जो है से यह बदल जाता है, यानी कि अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक है, इसलिए इसका भार अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। तो पूर्वी तट पर बोला है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है यह अपने विविध भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबी तटरेखा, पहाड़ी, जंगल और नदियाँ इसमें भी शामिल हैं। राज्य का दोस्तों कुल तटरेखा 974 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बनाती है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 बोलता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र आप याद रखना है। फ़ारेनहाइट आपसे पूछेगा तो F बराबर 9/5 इंटू C प्लस आपका हो जाएगा 32। तो इस पर दोस्तों इसको आप बना लीजिएगा। तो इसका आपका बनाने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। F का जगह पर दोस्तों कुछ नहीं रखना है, 9/5 के 5 रहेगा और सेल्सियस दिया है ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन सेल्सियस में यहाँ हो जाएगा 40। तो यहाँ दोस्तों आप 40 लिख लीजिएगा और उसको प्लस में 32 कर देना है। तो यहाँ 9/5 है दोस्तों, तो 5 से 40 कटेगा तो 8 है, तो 9 8 72 हो जाएगा। अब प्लस 32 दिया है तो 72 और 32 कितना होता है तो 104। तो 104 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर दोस्तों किसी का भी मान देगा तो इस पर आप निकल जाएगा, तो यह सूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 64 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो विटामिन B1 दिया गया है या थायमिन से है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 का नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन है, ये भी सही है। विटामिन B6 का नाम दोस्तों पायरोडॉक्सिन है, ये भी सही है। विटामिन B12 का नाम आपको साइनोकोबाल्मिन होता है जो कि बायोटिन दे दिया गया है, तो यह दोस्तों गलत है। देखिए जो बायोटिन है यह विटामिन B7 का नाम है और B12 का जो नाम है दोस्तों वह साइनोकोबाल्मिन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यह सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है कि मूत्र का असामान्य घटक कौन है। तो मूत्र का असामान्य घटक कहेगा दोस्तों तो यह एल्ब्यूमिन हो जाएगा। राइट आंसर एल्ब्यूमिन। देखिए दोस्तों यह एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो सामान्य मूत्र में 95% दोस्तों जल और 2 लवण होते हैं इसमें, और यूरिया 0.3%, जिसको यूरिक एसिड तथा क्रिएटिन इसमें होता है, याद रखिएगा। इसका रंग दोस्तों जो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण दोस्तों याद रखिएगा यह पीला होता है और मूत्र में जो है से एल्ब्यूमिन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। तो किसी पेशी में दोस्तों संकुचनशील प्रोटीन कहेगा तो याद रखिएगा कितना होता है, तो यह दोस्तों एक्टिन और मायोसिन होता है। क्या होता है तो एक्टिन और मायोसिन। देखिए एक्टिन और मायोसिन पेशी में दोस्तों संकुचनशील प्रोटीन होते हैं और मांसपेशियां को सिकोड़ने, शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं, यह एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66। ये क्वेश्चन 66 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बोला कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम धुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है। तो यह दोस्तों 4 से 6 है, याद रखिएगा। 4 से 6। देखिए उचित मात्रा में घुलित ऑक्सीजन अच्छे जलीय जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि जीवों में जीवित रहने के लिए घुली हुई ऑक्सीजन का अपेक्षित स्तर दोस्तों 4 से 6 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। 4 से 6 मिलीग्राम लीटर। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय स्ट्रोंटियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है। तो यह याद रखिए दोस्तों, इसके कारण क्या होता है तो यह अस्थि कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंटियम 19 के कारण दोस्तों अस्थिर कैंसर होता है, याद रखिए। कौन सा तो अस्थि कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों, तो श्वसन में, याद रखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया में दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अपचायी अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? तो 70 का राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए नाइट्रोजन भी है दोस्तों पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सभी हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों जो प्रथम अस्थायी उत्पाद हो जाएगा, राइट आपका हो जाएगा दोस्तों फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए सजीव कोशिका के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया का प्रथम अस्थायी उत्पाद आपसे पूछेगा तब फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 72 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? यानी कि दोस्तों गलत जो मिलान है उसको चूज करना है। तो देखिए डक्कन ट्रैप जो है दोस्तों यह क्रेटेशियस काल की है, तो जो है बिल्कुल सही है। फिर अरावली जो पर्वत है दोस्तों यह प्री कैम्ब्रियन काल की है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट जो दोस्तों यह गलत दिया है, अत्यंत नूतन काल की नहीं है। बाकी नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप दोस्तों यह अत्यंत नूतन काल का है। तो गलत मिलान को चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट होगा, जिसका मिलान गलत है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा डक्कन ट्रैप की जो उत्पत्ति हुआ था यह क्रिटेशियस काल में अंतिम चरण में हुआ था। और अरावली पर्वत का उत्पत्ति दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति आपसे कहेगा तो नूतन काल में हुआ था। और अत्यंत नूतन काल कहेगा तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप है यह अत्यंत नूतन काल में हुआ है। और पश्चिमी घाट दोस्तों किसमें? तो नूतन काल में सिर्फ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो प्रायद्वीप भारत के दोस्तों आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट है, अनाईमुड़ी। देखिए अनाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की आपको दोस्तों बात कीजिए अनाईमुड़ी की तो 2695 मीटर है, याद रखिएगा। और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 74। क्वेश्चन 74 कहता है कि गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो गारो और जो खासी बोलने वाली जनसंख्या दोस्तों यह मेघालय में भी पाई जाता है और असम में भी और मिजोरम में भी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 75। क्वेश्चन 75 कहता है कि मोरीबंद एवं प्रौढ़ डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो दोस्तों याद रखिएगा 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन डेल्टा। देखिए दो हिमालय नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा या बंगाल का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इनको दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वीय सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और जवारीय सक्रिय डेल्टा में दोस्तों विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 बोलता है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण से होती है? तो 76 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी मानसून में, याद रखिएगा। पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर तक मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावित वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो यह तीनों दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दोस्तों सिर्फ भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 कहता है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए भूदान ग्राम दान आंदोलन भारत में दोस्तों 1951 ईस्वी में, कब? तो 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और यह दोस्तों सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों यह अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो याद रखिएगा अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ओरिनिको बेसिन ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 80 बोलता है कि बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार में दोस्तों सिंचाई के लिए याद रखिएगा किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों नलकूप के लिए भी और तालाब के लिए भी और नहर के लिए भी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सिर्फ कहेगा दोस्तों नलकूप के लिए तो याद रखिएगा नलकूप के दोस्तों उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई होती है। अगर तालाब से कहेगा तो यह दोस्तों आपको तमिलनाडु राज्य में तालाब से अधिक सिंचाई होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए दोस्तों 81 क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से बिहार में कौन सी नदी जो गंगा में दक्षिण की ओर आकर मिलती है, दक्षिण की ओर से आकर जो मिलती है दोस्तों गंगा नदी में बिहार में, वह कौन सी नदी है। तो 81 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी, याद रखिएगा। यह दोस्तों देखिए सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और क्यूल नदियाँ जो है यह गंगा में दोस्तों दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, जबकि कोसी नदी जो है यह उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों आर्थिक जो वृद्धि है यह किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का निरंतर वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आपका हो जाएगा। किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आयु की वृद्धि वह दोस्तों आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जिससे दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83 क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो यह दोस्तों मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण पूर्ति और मांग के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम दोस्तों याद रखिएगा यह उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि मांग का नियम जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है और मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु के अधिक इकाइयाँ कम कीमत पर खरीदेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 85। क्वेश्चन 85 कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किसने किया था। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यह दोस्तों रेगनर फ्रिश के द्वारा, रेगनर फ्रिश के द्वारा दोस्तों 1993 ईस्वी में। कब? तो 1993 ईस्वी में माइक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स शब्द का गढ़ने वाले यह पहले व्यक्ति थे। शब्दों की उत्पत्ति इनके अर्थ के बारे में बहुत कुछ कहती है। ग्रीक में मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण या रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों मतलब इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व होता है, यानी कि दोस्तों ग्रामीण और सार्वजनिक यानी कि सरकारी दोनों का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 87। क्वेश्चन दोस्तों 87 कर रहा है कि संतरा का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो संतरा का सर्वाधिक उत्पादक देश तो यह आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। और उसके बाद कहेगा दोस्तों तो भारत जो है और फिर चीन जो है दोस्तों सर्वाधिक संतरा का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। भारत एवं चीन भी दोस्तों सर्वाधिक संतरा का उत्पादन करता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादक देश दोस्तों आपका यह ब्राज़ील है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मत्स्योत्पादन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो मत्स्योत्पादन की हिस्सेदारी दोस्तों सर्वाधिक है, यह याद रखिएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में मत्स्योत्पादन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। भारत का कुल मत्स्योत्पादन में दोस्तों आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी में बात कीजिए परसेंटेज में तो 29.5% है, याद रखिएगा। जबकि दूसरा और तीसरा स्थान की बात की जाए तो दूसरा स्थान पर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और तीसरा स्थान पर आपका यह गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89 बोल रहा है कि स्वर्ण यानी धातु का संचित भंडार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक है। तो स्वर्ण रखिए दोस्तों यह याद रखिएगा आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। भारत में स्वर्ण अयस्क दोस्तों प्राथमिक के सबसे बड़े साधन बिहार है, जो कि बिहार में दोस्तों 44% में स्थित है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान में आपका 25% है, कर्नाटक में आपका 21% है, फिर पश्चिम बंगाल में आपका 3% है
और ये दोस्तों इसका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में दोस्तों 21% है और राजस्थान में आपका 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि किसानों और डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को और सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। वो यह दोस्तों स्टार्ट हुआ था वर्ष 2019 के प्रारंभ में, याद रखिएगा। पीएम कुसुम योजना मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका हो गया दोस्तों पीएम कुसुम योजना का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 का था कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने फलों एवं सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है। तो यह दोस्तों केरल, याद रखिएगा केरल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है, केरल। देखिए दोस्तों फलों एवं सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन चुका है। और यह दोस्तों केरल सरकार ने कुछ 16 फल एवं सब्जियां का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का फैसला किया है, जिनका आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% दोस्तों अधिक होगा, जिसमें किसानों के अपने उत्पादन लागत के साथ साथ लाभ भी प्राप्त हो सके, इसके लिए दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था। तो यह दोस्तों विठल भाई पटेल बने थे, याद रखिएगा। यह दोस्तों वर्ष 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने थे, याद रखिएगा। कब दोस्तों, तो यह 1925 ईस्वी में। और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई भी थे, विठल भाई पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का गठन से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो चित्तरंजन दास थे यह संबंधित इनसे नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर के साथ मिलकर 1928 ईस्वी में, कब दोस्तों इसको, तो 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का गठन किया गया था। और श्रीनिवास अयंगर इसको दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बनाए थे, कौन, तो श्रीनिवास अयंगर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 कह रहा है दोस्तों कि निम्न तालिका को आपस में सही रूप से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए नागपुर अधिवेशन जो था दोस्तों यह कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन के लिए था। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और यह दोस्तों इसका कांग्रेस के लिए, यह संविधान में परिवर्तन के लिए था। फिर मद्रास अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, यह 6 वर्ष बाद गांधी जी की सक्रिय राजनीतिक में वापसी आना, यानी कि दोस्तों यह हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ ए में आ जाएगा। फिर लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, यह जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, तो यहाँ सी से सी हो जाएगा। फिर कराची अधिवेशन की बात किया दोस्तों, तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसमें रखा गया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए कह रहा है यानी कि 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 किस में दोस्तों, 2, 1, 3, 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 1, 3, 4 यानी कि BACD। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 95। क्वेश्चन दोस्तों 95 कह रहा है कि दक्कन विद्रोह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दक्कन विद्रोह के बारे में दोस्तों पहला कथन कहता है कि इस विद्रोह में किसानों के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य साहूकार थे, जो कि बिल्कुल सही है। फिर बोलता है दोस्तों कि सूरत तथा कोल्हापुर इन विद्रोह का मुख्य केंद्र था, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। तो इसका दोस्तों असत्य को चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए 1875 में दोस्तों किसानों ने महाराष्ट्र के पुणे एवं सतारा जिलों में कृषि संकट के खिलाफ विद्रोह किया था और विद्रोह के एकमात्र उद्देश्य सहकारों के कब्जे में दस्तावेज एवं फरमानों को प्राप्त कर उन्हें नष्ट करना था। और 1879 में कृषि के राहत अधिनियम ने दक्कन को किसानों को बेहतर के लिए कोई उपाय किए थे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी भी बिल्कुल सही है। यह कि विद्रोह को दबाने हेतु सेनाओं बुलाई गई थी और 1879 में एक विधेयक पारित किया गया था, जिसके तहत किसानों द्वारा साहूकार को ऋण अदा नहीं करने पर उन्हें बंदी बनाए जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन 96 कह रहा है कि गुप्त काल का ग्रंथ नवीनतम किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए गुप्त काल में संकलित जो पुस्तक था नवीनतम, इसका संबंध दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 पर है कि निम्न में से किसे तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। तो तमिल साहित्य का बाइबल दोस्तों तिरुकुरल को माना जाता है। तिरुकुरल को याद रखिएगा, तिरुकुरल को दोस्तों तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है और इसकी रचना कवि तिरुवल्लुवर ने की थी और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। याद रखिएगा तिरुवल्लुवर का दोस्तों पंचम
वेद भी कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि रब्बा तक शिलालेख में किस वंश के राजा के बारे में सूचना दी गई थी। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कुषाण वंश के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कुषाण वंश के बारे में। रब्बा तक अभिलेख में ये अफगानिस्तान में सूरख कोटल से प्राप्त किया गया था और यह यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखी गई है। इस अभिलेख में कनिष्क को एक महान उदारक धर्मपरायण सम्राट के रूप में परिलक्षित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो यह दोस्तों कछवाहा वंश है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कछवाहा वंश। देखिए अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा यानी कि राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसने राजा भारमल की पुत्री हरखा भाई, जिसे दोस्तों जोधा भाई बोला जाता है, उन्हीं से फिर इसने उन्होंने विवाह किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 बोलता है कि कौन सी सूफी संप्रदाय अति कट्टरपंथी था। तो यह दोस्तों जो नक्शबंदी था यह अति कट्टरपंथी था। देखिए नक्शबंदी सूफी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन नक्शबंदी ने की थी। नक्शबंदियों सूफियों ने सभा में आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, यानी सभा यानी कि संगीत पर आयोजन पर प्रतिबंध लगाया था नक्शबंदियों ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 101। क्वेश्चन दोस्तों 101 कहता है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है दोस्तों, यह याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर था वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किसके में दोस्तों, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय और हरिहर प्रथम दिया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा कौन सा, तो कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 102 बोल रहा है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बीबी गिरी, अहमद अंसारी, राधा कृष्ण और बीडी जती। तो इसमें कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों इन लोगों में से कौन कौन से संभाले हैं। तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे यह 1952 से 1963 तक, तो डॉक्टर राधा कृष्ण ये हो गए दोस्तों। और फिर हामिद अंसारी की बात की जाए तो ये दोस्तों आपको 2007 से 2012 में पूर्ण अवधि भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि बी हो जाएगा 2 एवं 3। बाकी बीबी गिरी दोस्तों और बीडी जती भारत के उपराष्ट्रपति पद पूर्ण रूप से नहीं संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्य से दोस्तों इस्तीफा देना होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 बोला कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव में शामिल नहीं था। तो क्या नहीं शामिल था दोस्तों, तो भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार यह शामिल नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसका ट्रिक दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तो पास याद रखना है। पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा पी से, ए से हो जाएंगे अलेक्जेंडर और दोस्तों ए से हो जाएंगे आपको स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन प्रांतीय समूहीकरण संघीय सरकार बनाने की सिफारिश की थी, यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 105 बोलता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक किस मामलों में आहूत की जा सकती है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा वित्त विधेयक के मामले में। तो ऑप्शन नंबर 3 वित्त विधेयक दिया गया है दोस्तों। 1 मिनट बोलता है किस निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक किस मामले में आहूत की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 और 3 में क्या कहते हैं, तो दोस्तों साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। देखिए वित्त विधेयक की बात की, देखिए संयुक्त बैठक जो है या दोस्तों साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में आहूत की जा सकती है। और धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन सा, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में, अति साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ उसका प्रावधान दिया गया है।
तो भारत की संचित निधि, तो भारत के संचित निधि दोस्तों अनुच्छेद 266 में संचित निधि की चर्चा की गई है। धन विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की चर्चा किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 में चर्चा किया गया है। और भारत की आकस्मिकता निधि दोस्तों यह अनुच्छेद 267 में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3142। तो 3142 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3142। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको याद रखना है। भारत की संचित निधि का अनुच्छेद 266, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 और भारत का आकस्मिक निधि दोस्तों अनुच्छेद 267 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 बोलता है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक दोस्तों वर्ष 1968 में रखा गया था और यह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रखा गया था, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों परंतु यह लोकसभा इसको विघटित होने के कारण विधेयक को निरस्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन 108 कहता है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत पंचायत चुनाव संबंधी मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 108 का ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 243 का ओ। अनुच्छेद 243 का ओ के द्वारा दोस्तों पंचायत चुनाव में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है और किसी भी पंचायत के चुनाव को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए सामान्यतः न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह दोस्तों 10 है, यानी कि कुल सदस्यों का दोस्तों 10वां हिस्सा। यह न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसके अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 12वीं सूची के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सा आता है तो देख लेते हैं। देखिए आपका सड़कें नहीं आता दोस्तों, बाकी सड़कें भी आता है, फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत भी आता है और अग्निशामक सेवा भी आता है, लेकिन मत्स्य पालन दोस्तों इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों सड़कें गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत अग्निशामक सेवाएं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि मत्स्य पालन जो है यह दोस्तों 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। मत्स्य पालन ये आपको 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 111 बोल रहा है कि किसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 ईस्वी में स्थानीय शासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो यह दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए 1870 ईस्वी में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव में स्थानीय शासन संस्थान के विकास की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रऊफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो रऊफ दोस्तों यह याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो रऊफ में है इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्ति के में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपना मुंह डालकर नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा लियोन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर इंटरपोल की दोस्तों बात की जाए तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। इसमें दोस्तों टोटल अभी सदस्य देश 199 है और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान की बात की जाए तो जनरल अहमद नसीर अल रईस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है कि अदिति गोपीचंद किस खेल के प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। तो अदिति गोपीचंद दोस्तों यह स्वामी महाराष्ट्र की एक भारतीय तीरंदाज थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अदिति गोपीचंद तो सबसे पहले महिला है और यह किस राज्य से संबंधित है तो महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। और इन्होंने 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर सीनियर स्तर पर भारत के दोस्तों ये व्यक्तिगत विश्व चैंपियन बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 115। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 15 मार्च को वर्ष 2022 में मनाए गए उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम आपसे पूछेगा तो फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका दोस्तों थीम था। नेक्स्ट है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू कप दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेहरू कप दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 117। देखिए 117 बोलता है कि
विश्व पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो यार दोस्तों याद रखिएगा एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स के दोस्तों आपका संस्थापक सफीना हुसैन यानी कि विश्व पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं सफीना हुसैन। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सफीना हुसैन। नेक्स्ट है कि जर्मनी की राजधानी है। तो दोस्तों जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन राइट हो जाएगा, बर्लिन याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी है। फिर दोस्तों आपको ओलाफ शोल्ज दोस्तों यह चांसलर थे और यहाँ की मुद्रा जर्मनी की बात की जाए तो यह यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 119। क्वेश्चन 119 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो 119 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरबा। देखिए गरबा जो दोस्तों है यह गुजरात के लोकप्रिय नृत्य है जिसको यूनेस्को द्वारा मानवता को अमृत संस्कृति विरासत के प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोवियर माइली ने अपनी मुद्रा पैसों को 50% से अधिक अवमूल्यन किया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यह अर्जेंटीना। याद रखिएगा अर्जेंटीना जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो कि जोवियर माइली थे यह अपनी मुद्रा पैसों को 50% अधिक अवमूल्यन कर दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 121 बोलता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य ने पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो 121 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों देखिए तेलंगाना। या दोस्तों तेलंगाना जो है 3.07%, 3.07% दोस्तों तेलंगाना का है। फिर आपको आंध्र प्रदेश की बात किया दोस्तों तो आंध्र प्रदेश आपको 2.22% हो जाएगा और उड़ीसा दोस्तों 1.04% हो जाएगा। देखिए भारत का वन क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि करने वाला राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्षों में जब बोला है 2021 का रिपोर्ट के अनुसार तो तेलंगाना इसका टॉप है जो कि 3.07% यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 122 बोलता है कि यूनेस्को द्वारा किस देश की रिक्शा और रिक्शा पेंटिंग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो 122 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश को दोस्तों याद रखिएगा कि यूनेस्को ने बांग्लादेश की रिक्शा और रिक्शा पेंटिंग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 बोलता है कि भारत के सबसे बड़ी अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किए हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो कलिंगा स्टेडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 124 बोलता है कि दिसंबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच जीत दर्ज की है? तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के पहले नेता कौन बन गए जिनको निजी यूट्यूब चैनल 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया? तो यह दोस्तों 125 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और यह विश्व का दोस्तों पहले नेता बन गए हैं जिनका निजी यूट्यूब चैनल 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच गया है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद से आपका मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग दोस्तों टोटल हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं 150 क्वेश्चन का। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और उसका दोस्तों पीडीएफ वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पर आपको दोस्तों क्लास रहेगा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।